इससे पहले हमने जांजगीर चांपा ज़िले का पार्ट 1 में कुछ चीज़ों को हमने बेसिक चीज़ों को जांजगीर चांपा ज़िले के बारे में जाना था। आज हम लोग बाकी चीज़ों को, बाकी जगहों को जांजगीर चांपा ज़िले का डील करेंगे और विस्तृत से अध्ययन करेंगे, विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। अगर बात करें हम लोग पिछले क्लासेस की, तो हमने देखा था कि गोपाल नगर में लाफार्ज सीमेंट कारखाना है, नरियरा में वर्धा पावर प्लांट है, अकलतरा तहसील बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म स्थल है। साथ ही अकलतरा तहसील में हमें मौर्यकालीन 259 चांदी के आहत सिक्के मिले हैं। और बात करें तो अकलतरा तहसील के अंतर्गत ही कोटमी सोनार है, जहां पे मगरमच्छ को कृत्रिम रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है। और इन्हीं के अंतर्गत देखें तो दलहा पहाड़ है, दलहा पहाड़ में सिद्ध मुनि का आश्रम है, नागेश्वर धाम है और नाग पंचमी के समय पे मेला का आयोजन किया जाता है। आगे अगर देखें हम लोग तो कापन हमें एक जगह मिलेगा, कापन। कापन जांजगीर चांपा जिले का औद्योगिक क्षेत्र है, जांजगीर चांपा जिले का औद्योगिक क्षेत्र है। कई बार यह पूछा जाता है कि जांजगीर चांपा जिले का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए कि कापन जांजगीर चांपा जिले का औद्योगिक क्षेत्र है। आगे अगर गए तो हमें मिलेगा कोटगढ़। कोटगढ़ छत्तीसगढ़ों में से एक गढ़ था और अभी की स्थिति में इसे जीवित गढ़ के रूप में जाना जाता है, जीवित गढ़ के रूप में जाना जाता है कोटगढ़। आगे अगर देखें तो मिलेगा हमें जांजगीर। जांजगीर चांपा अलग अलग जगह है जो कि सम्मिलित रूप से एक जिला है। जांजगीर शहर की स्थापना जाजल्य देव के द्वारा किया गया था, जाजल्य देव के द्वारा किया गया था, जाजल्य देव प्रथम के द्वारा। कलचुरी कालीन राजा थे जाजल्य देव प्रथम, इनके द्वारा जांजगीर चांपा, इनके नाम पे जाजल्य नगर की स्थापना जो वर्तमान में जांजगीर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक विष्णु मंदिर भी है, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था जाजल्य देव के द्वारा। जाजल्य देव के नाम पे ही यहाँ पे जांजगीर चांपा में जाजल्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर आगे देखें इसी क्रम में तो हमें जगह मिलेगा चांपा। चांपा के अगर प्राचीन नाम की अगर बात करें तो चांपा का प्राचीन नाम है मदनपुर। प्राचीन नाम है मदनपुर, चांपा का प्राचीन नाम है मदनपुर। इसी तरह अगर आगे देखें तो चांपा में मध्य भारत पेपर मिल है, मध्य भारत पेपर मिल है, मध्य भारत पेपर मिल है, मध्य भारत पेपर मिल है चांपा में। प्राचीन नाम मदनपुर है। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थल है, छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थल भी है। अगर छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म जिला की अगर बात करें तो जांजगीर चांपा जिला सबसे गर्म जिला, और स्थान की अगर बात करें तो स्थान में चांपा का नाम आएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसे आप याद रखें। इसी तरह देखें तो चांपा में कोसा उद्योग के लिए भी ये फेमस है, कोसा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो चांपा के बारे में हमने जाना कि चांपा का प्राचीन नाम है मदनपुर, मध्य भारत पेपर मिल भी अवस्थित है। और आगे देखें तो चांपा छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थल है। अगर जिले की बात करें कि जिले सबसे गर्म जिला कौन सा है तो जांजगीर चांपा जिला, और स्थान की अगर बात करें तो चांपा। इसी क्रम में अगर आगे देखते हैं तो बाराद्वार और शक्ति, तो शक्ति तहसील के अंतर्गत ही हमें एक जगह मिलेगा दमौदरहा। सबसे पहले देखें अगर शक्ति, तो शक्ति एक विधानसभा क्षेत्र है, शक्ति विधानसभा क्षेत्र है, शक्ति विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ से अभी डॉक्टर चरणदास महंत छत्तीसगढ़ के 2018-19-20 के चुनाव में यहाँ से विधायक थे और अभी के स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं। शक्ति
एक विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। तो इन तथ्यों को हम लोग याद रखेंगे शक्ति तहसील के अंतर्गत कि चरणदास महंत किस विधानसभा क्षेत्र से हैं। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए कि चरणदास महंत जो कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष हैं वो शक्ति विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह और आगे देखते हैं हम लोग। अगर आगे देखें तो शक्ति तहसील के अंतर्गत ही हमें दमऊ दरहा मिलेगा। दमऊ दरहा, गुंजी दमऊ दरहा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यहाँ पे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या तीर्थकार ऋषभ देव का मंदिर है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या तीर्थकार ऋषभ देव से संबंधित साक्ष्य में गुंजी दमऊ दरहा से मिलते हैं। इसी तरह आगे देखें तो यहीं शक्ति तहसील के अंतर्गत ही एक पहाड़ी है रेनखोल की पहाड़ी। तो पहाड़ी के रूप में देखें तो जांजगीर चांपा से हमने दो पहाड़ी देखा, एक दलहा पहाड़ और एक रेनखोल की पहाड़ी। पहाड़ी में हमने दो पहाड़ दलहा पहाड़ और रेनखोल की पहाड़ी देखा। तुर्की धाम शक्ति तहसील के अंतर्गत ही अगर बात करें तो तुर्की धाम भी है। तुर्की धाम यहाँ पे महाशिवरात्रि के समय पे मेला का आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि के समय पे मेले का आयोजन किया जाता है। इस तरह हमने शक्ति तहसील में देखा कि शक्ति तहसील एक विधानसभा क्षेत्र है। चरणदास महंत यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष हैं। दमऊ दरहा यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से संबंधित साक्ष्य हैं जिसे गुंजी दमऊ दरहा के नाम से जाना जाता है। तुर्की धाम है, महाशिवरात्रि के समय यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है। और इसी के अंतर्गत हमें एक पहाड़ी रेनखोल की पहाड़ी भी हमने देखा। आगे अगर बढ़ें तो मालखरौद तहसील के अंतर्गत अड़भार मिलेगा। मालखरौद तहसील के अंतर्गत अड़भार में अष्टभुजी माता का मंदिर है। अष्टभुजी माता का मंदिर है। इस अड़भार नगर में अगर प्रवेश करें तो प्रवेश करने के लिए इसके चारों ओर 8 प्रवेश द्वार हैं। 8 प्रवेश द्वार भी हैं। 8 प्रवेश द्वार भी हैं। इस तरह से हमने देखा कि अड़भार में अष्टभुजी माता का मंदिर है। यह एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे प्रवेश करने के लिए 8 प्रवेश द्वार भी है। आगे अगर जाएं तो डभरा चंद्रपुर एक विधानसभा क्षेत्र भी है और डभरा तहसील के अंतर्गत ही चंद्रपुर एक जगह मिलेगा जो कि प्राचीन मंदिर भी है और चंद्रपुर 3 नदियों के संगम पर स्थित है। तो बात करें चंद्रपुर की तो चंद्रपुर 3 नदियों के संगम पे स्थित है। 3 नदियों के संगम पे, और वो 3 नदियां हैं। 3 नदियों के संगम पे अगर देखें तो मांड नदी, महानदी और लात नदी। 3 नदियों के संगम पर स्थित है, मांड नदी, महानदी और लात नदी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रपुर किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि मांड, महानदी और लात नदी के संगम पे कौन सा नगर स्थित है। तो चंद्रपुर 3 नदियों के संगम पर स्थित है। इस चंद्रपुर में ही चंद्रसेनी माता का मंदिर भी है। चंद्रसेनी माता का मंदिर भी है। चंद्रसेनी या फिर चंद्रहासिनी माता का मंदिर है। माता का मंदिर है। चंद्रसेनी या चंद्रहासिनी माता का मुख चंद्रमा के समान होने के कारण चंद्रसेनी माता या चंद्रहासिनी माता का मुख चंद्रमा के समान होने के कारण ही इसे चंद्रसेनी या चंद्रहासिनी के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। 52 शक्तिपीठों में से
शक्तिपीठ से एक शक्तिपीठ है। यह 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ पे प्राचीन मंदिर है चंद्रहासिनी माता का मंदिर। इसी के पास जाएं तो नदी के बीचों बीच में नाथल देवी का भी मंदिर है, नाथल देवी का भी मंदिर है। इस तरह से हमने देखा कि चंद्रपुर में 3 नदियों का संगम है, मांड नदी, महानदी और लात नदी, जहाँ पे चंद्रसेनी या चंद्रहासिनी माता का मंदिर है और चंद्रमा के मुख के समान, चंद्रमा के समान इनका मुख होने के कारण इनका नाम चंद्रसेनी या चंद्रहासिनी पड़ा। और यह एक 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। आइए और आगे देखते हैं हम लोग जांजगीर चांपा जिले के बारे में। तो हमने देखा आगे जयजयपुर एक विधानसभा क्षेत्र है, एससी विधानसभा क्षेत्र है। जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र है। और जांजगीर चांपा जिले की बात करें तो हमने पार्ट 1 में देखा ही था कि जांजगीर चांपा जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 90 में से 10 एससी रिजर्व है। और जांजगीर चांपा जिला में विधानसभा क्षेत्र एससी आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र है। आगे अगर देखें तो हमें मिलेगा शिवरी नारायण का प्राचीन नाम देखें तो सबरी नारायण है। अगर ये प्राचीन नाम देखें तो शिवरी नारायण का प्राचीन नाम है सबरी नारायण। यहाँ पे सबरी माता का मंदिर है, सबरी माता का मंदिर है, नर नारायण मंदिर है, सबरी माता का मंदिर है, नर नारायण का मंदिर है। इसी तरह और देखें हम लोग तो शिवरी नारायण को छत्तीसगढ़ का जगन्नाथ भी कहा जाता है। एक रामायणकालीन स्थल भी है, शिवरी नारायण रामायणकालीन स्थल भी है। इसी शिवरी नारायण पे ही सबरी माता का आश्रम है और इसी सबरी माता के आश्रम पे राम भगवान अपने वनवास के समय माता सीता और भगवान लक्ष्मण के साथ यहाँ पे आए थे और सबरी माता के हाथों से यहाँ से जूठे बेर भी खाए थे। राम भगवान जूठे बेर खाए थे। इस तरह शिवरी नारायण एक प्राचीन अगर देखें तो रामायणकालीन स्थल भी है। सबरी नारायण 3 नदियों के संगम पर स्थित है। और नदियों की अगर बात करें तो शिवनाथ नदी, महानदी और जोंक नदी है। 3 नदियों के संगम पे है, इसलिए इस चीज़ों को भी हमको अभी याद रखना है कि शिवरी नारायण किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है। तो शिवरी नारायण शिवनाथ नदी, महानदी और जोंक नदी, इन 3 नदियों के संगम पर स्थित शिवरी नारायण है। इसी तरह और आगे देखें, इस जगह में देखें तो पामगढ़ एक विधानसभा क्षेत्र भी है। आगे अगर देखें तो हमें मिलेगा एक खरौद को देख लें पहले हम लोग। खरौद की अगर बात करें तो खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। यहाँ पे भगवान लक्ष्मण के द्वारा खर और दूषण का वध किया गया था। खरौद में खर और दूषण का वध किया गया था, इसलिए इसका नाम भी खरौद पड़ा। लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। इसी लक्ष्मणेश्वर मंदिर में लक्ष्मण भगवान ने
भगवान शिव का पूजा आराधना कर एक शिवलिंग की स्थापना किए थे, एक शिवलिंग की स्थापना किए थे, एक शिवलिंग की स्थापना किए थे। और इसी शिवलिंग में 1,00,000 छिद्र भी हैं, 1,00,000 छिद्र भी है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर में 1,00,000 छिद्र भी है और इसी छिद्र के कारण इस लक्ष्मणेश्वर मंदिर को लक्षलिंग के नाम से भी जानते हैं, लक्षलिंग के नाम से भी जानते हैं, लक्षलिंग के नाम से जानते हैं। इस 1,00,000 छिद्र होने के कारण इसमें जितना भी जल चढ़ाया जाता है, जितना भी जल अर्पित किया जाता है, वो जल उस छिद्र से ऊपर नहीं आते। मीन्स कईयों का मानना है कि इस लक्ष्मणेश्वर मंदिर में जो लिंग है, शिवलिंग है, 1,00,000 छिद्र है, उनका सीधा संबंध पाताल लोक से है। और लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर पे जो भी मान्यता मांगी जाती है वह पूर्ण होता है। इस तरह से लक्षलिंग होने के कारण भी 1,00,000 चावल के दाने, 1,00,000 चावल के दाने यहाँ पे अर्पण करने से, चावल के दाने अर्पण करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा स्थानीय लोगों की मान्यता है। तो हमने देखा कि खरौद में एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, लक्ष्मण भगवान ने यहाँ पे शिवलिंग स्थापना कर भगवान शिव की पूजा आराधना किए थे। इस शिवलिंग में 1,00,000 छिद्र है, इसलिए इसे लक्षलिंग के नाम से जाना जाता है। और लक्षलिंग होने के कारण यहाँ पे जितने जल अर्पण किए जाते हैं वो ऊपर नहीं आते, इसलिए लोगों की मान्यता है कि इसका संबंध पाताल लोक से है। और यहाँ पे 1,00,000 चावल के दाने अर्पण करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा माना जाता है। और इस लक्ष्मणेश्वर मंदिर का ऐतिहासिक रूप से देखें तो पांडुवंशी शासक इंद्रबल, पांडुवंशी शासक इंद्रबल ने अपने नाम पे इंद्रपुर नगर की स्थापना किए थे, इंद्रपुर नगर की स्थापना किए थे और वही वर्तमान में खरौद के नाम से जाना जाता है। पांडुवंशी शासक इंद्रबल के द्वारा इंद्रपुर नामक शहर की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में खरौद के नाम से जाना जाता है। इस खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में ही, इस खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में भी ईशान देव का उल्लेख मिलता है, ईशान देव का उल्लेख मिलता है। और लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार की अगर बात करें तो रत्नदेव तृतीय के द्वारा, रत्नदेव तृतीय के द्वारा लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। जीर्णोद्धार रत्नदेव तृतीय के द्वारा किया गया था। कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय के द्वारा लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। इसी तरह देखें तो खरौद को छत्तीसगढ़ का सिवा काशी भी कहा जाता है, सिवा काशी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का सिवा काशी या शिव काशी के नाम से इसे जानते हैं। इस तरह से हमने खरौद के बारे में डिटेल में देखा कि ऐतिहासिक और प्राचीन महत्व क्या क्या है। आगे अगर देखें तो यहाँ पे हमने देखा था मूलमूला। अगर खनिज की दृष्टि से देखें तो मूलमूला और सेंद्रा में मैग्नीज की प्राप्ति होती है। खनिज में देखें तो मैग्नीज, मूलमूला और सेंद्रा, मूलमूला और सेंद्रा से हमें खनिज की दृष्टि से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। इसी तरह हमने मौर्यकालीन सिक्के की बात किए थे। अकलतरा में हमें मौर्यकालीन सिक्का 259 और ठठारी में बात करें तो मौर्यकालीन सिक्के 253 मौर्यकालीन सिक्के हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे सारी जगहों को देखा। नदियों की अगर बात करें तो शिवनाथ नदी, महानदी और जोंक नदी है। एक हसदेव नदी है जो महानदी में आके मिल रही है और 3 और नदियाँ चंद्रपुर में मांड महानदी और लात नदी है। इसी तरह अगर बांध परियोजना की अगर बात करें, बांध परियोजना की अगर बात करें तो जांजगीर चांपा जिले में शिवरी नारायण बैराज, कलमा, मिरौनी,
रोगदा और साराडीह बैराज स्थित है। बांध परियोजना के रूप में देखें तो जांजगीर चांपा जिले में शिवरी नारायण बैराज, कलमा बैराज, मिरौनी बैराज, रोगदा और साराडीह यह पूछा गया है, इसलिए हम इसे याद रखेंगे। इस तरह से हमने सभी जगहों को देखा, नदी परियोजना देखा। अब अगर बात करें अभिव्यक्ति के रूप में देखें, एक जगह और भी है, हसदेव नदी के तट पर एक जगह है पीथमपुर। तो पीथमपुर की अगर बात करें तो पीथमपुर एक पुरातात्विक स्थल है और पीथमपुर में ही कलेश्वर महादेव का मंदिर है। कलेश्वर महादेव का मंदिर है। पीथमपुर एक पुरातात्विक स्थल हसदेव नदी के तट पे है और यहाँ पे कलेश्वर महादेव का मंदिर है। इसी तरह और आगे अगर देखें तो बलौदा तहसील के अंतर्गत हमें मिलेगा बालपुर। बलौदा तहसील के अंतर्गत हमें मिलेगा बालपुर। बालपुर में सातवाहन कालीन हमें राजा अपिलक की मुद्रा मिली है। सातवाहन कालीन राजा अपिलक की मुद्रा हमें यहाँ से मिला है बालपुर में। और यही बालपुर में हम लोग बात करें तो 3 पांडे ब्रदर्स का भी नाम हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। 3 पांडे ब्रदर्स का भी नाम याद रखेंगे, जिसमें से है लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे और मुकुटधर पांडे। इन तीनों को हम लोग बालपुर जांजगीर चांपा जिले में बलौदा तहसील के अंतर्गत याद रखेंगे। लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार कहलाते हैं। आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि हैं। उसी तरह इनकी एक रचना है कलिकल। बंशीधर पांडे की अगर बात करें तो बंशीधर पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार कहलाते हैं। इनकी रचना है हीरू के कहनी। उसी तरह मुकुटधर पांडे की अगर बात करें तो मुकुटधर पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावादी कवि कहलाते हैं और इनकी रचना है कुर्री के प्रति। तो इस तरह से हमने देखा बालपुर सातवाहन कालीन राजा अपिलक की मुद्रा भी मिलती है। लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे और मुकुटधर पांडे। लोचन प्रसाद पांडे आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि, इनकी रचना है कलिकल और प्रथम नाटककार हैं। बंशीधर पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार हैं, इनकी रचना है हीरू के कहनी। उसी तरह मुकुटधर पांडे छायावादी कवि हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावादी कवि और इनकी रचना है कुर्री के प्रति। इसी तरह हमने देखा। और बात करें अगर अकलतरा से तो एक अभिव्यक्ति के रूप में याद रख सकते हैं बैरिस्टर छेदीलाल। बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म हुआ था जांजगीर चांपा में। छेदीलाल जन्म था जांजगीर चांपा में। छेदीलाल ने कर्मवीर पत्रिका, माखनलाल चतुर्वेदी के कर्मवीर पत्रिका का संपादन भी किया था। कर्मवीर पत्रिका का संपादन इनके द्वारा किया गया था। हॉलैंड की स्वाधीनता का इतिहास इनकी रचना है। हॉलैंड की स्वाधीनता का इतिहास इनकी एक रचना है। इस तरह से देखें तो छेदीलाल का जन्म
जांजगीर चांपा कर्मवीर पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी के कर्मवीर पत्रिका का संपादन इनके द्वारा किया गया। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है हॉलैंड की स्वाधीनता का इतिहास, और बिलासपुर जिले के प्रथम बैरिस्टर थे। उसी तरह हमने लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे और मुकुटधर पांडे के बारे में जाना। और कंप्लीट रूप से पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखें तो हमने जांजगीर चांपा जिले के बारे में विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। इस तरह यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने स्टडी सर्कल में, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।